हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ोन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 14 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। पिछले 3 दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अभी भी जुकाम है, लेकिन बुखार वगैरह हट गया है, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज और जितनी भी पेंडिंग वीडियोज़ थी मैं संडे यानी कल तक सारी की सारी अपलोड कर दूंगा। डेट वाइज सारी करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपका करंट इवेंट्स का एक भी टॉपिक मिस ना हो। जॉब और यूट्यूब एक साथ मैनेज करना काफ़ी टफ होता है, देखते हैं कौन साथ रहता है। वैसे जॉब का चांसेस कमी है। बैकग्राउंड में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, हो सकता है उसका नॉइस आए, तो आप उसको भी अवॉइड करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को डिजास्टर रिडक्शन के लिए इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए इस बार जो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन है उसका थीम क्या है? थीम है डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। ये है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन का थीम। देखिए 2015 में डिजास्टर रिस्क पर एक यूनिक आइडिया लाने के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क साइन किया गया था, और ये सेंदाई फ्रेमवर्क जापान में साइन किया गया था, आप याद रखिएगा। तो सेंदाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? तो 1989 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 ये किसके द्वारा जीती गई है? तो यूएस में होने वाली एनुअल चैंपियनशिप है NBA चैंपियनशिप, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप। इसको इस बार जीता है लॉस एंजलिस लेकर्स ने। लॉस एंजलिस लेकर्स ने जीता है। फाइनल में किसको हराया है? मियामी हीट को हरा दिया है। सिर्फ आप लॉस एंजलिस लेकर्स का नाम याद रखिए। NBA चैंपियनशिप 2020 को जीता है। लॉस एंजलिस लेकर्स के एक बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, उनका नाम है ली बॉर्न जेम्स। क्या नाम है? ली बॉर्न जेम्स। इन्होंने 3 अलग अलग फ्रेंचाइजीज से NBA का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता है। क्या नाम है इनका? ली बॉर्न जेम्स। इन्होंने NBA मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी जीता है। वो भी पहले खिलाड़ी हैं जो 3 अलग अलग फ्रेंचाइजीज से ये NBA मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीत चुके हैं। तो आप ली बॉर्न जेम्स का नाम भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। क्या नाम है? पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। इनको 2020 में इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया गया है। स्विस बैंक द्वारा दिया जाता है, आप सभी को पता है, स्विस बैंक द्वारा। आपको बताना है ये पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों साइंटिस्ट एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, अदरवाइज ये भी रटना पड़ता है कि कौन किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो इकोनॉमी के नोबेल को पाने वाले दोनों साइंटिस्ट यूएस से बिलोंग करते हैं। ये देखिए, ये है पॉल आर मिलग्रॉम और ये है रॉबर्ट बी विल्सन। इनको इकोनॉमी का नोबेल दिया गया है और ये दोनों लोग यूएस से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये इस बार का इकोनॉमी का नोबेल दिया क्यों गया है? जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनके लिए नया ऑक्शन फॉर्मेट, क्या नया ऑक्शन फॉर्मेट, नीलामी फॉर्मेट जो है डिजाइन किया है इस बार, इसलिए इनका इकोनॉमी का नोबेल दिया गया है। और मैंने आपको बता दिया इकोनॉमी का नोबेल स्विस बैंक द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले 1969 में दिया गया था इकोनॉमी का नोबेल। अब तक 51 टाइम दिया जा चुका है 88 लोगों को। तो इस बार का इकोनॉमी का नोबेल पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है और दोनों यूएस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉशन डी कॉशन लिस्ट को एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए किस ईयर्स यानी किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए कॉशन डी कॉशन लिस्ट लॉन्च की गई थी 2016 में। ये क्या होता है कॉशन डी कॉशन लिस्ट? इसमें यह होता है जब कोई एक्सपोर्टर अपने बिल की आउटस्टैंडिंग को 2 वर्षों तक पे नहीं करता है, अपने बिल की आउटस्टैंडिंग को 2 वर्षों तक पे नहीं करता है, तो ऑटोमेटिक तरीके से कॉशन लिस्ट में ऐड हो जाता है। यानी इसको कोई भी फैसिलिटी देते समय हमें कॉशन नहीं, सतर्कता बरतनी चाहिए। तो कॉशन डी कॉशन लिस्ट 2016 में लॉन्च की थी। अगर कोई भी एक्सपोर्टर 2 वर्ष तक अपने पेंडिंग बिल क्लियर नहीं करता है तो कॉशन लिस्ट में ऐड हो जाता है, और जैसे ही पे कर देता है वो डी कॉशन लिस्ट में ऐड हो जाता है। रिसेंटली RBI ने कॉशन लिस्ट में जो ऑटोमेटिक तरीके से एक्सपोर्टर्स ऐड हो जाते हैं उसको कुछ समय के लिए स्टॉप कर दिया है ताकि एक्सपोर्ट को बूस्ट किया सके। कोविड-19 के चलते लगातार 6 महीने तक जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहा, यानी सिंक होता रहा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। पहली बार सितंबर 2020 में
पिछले 6 महीनों में एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखी गई है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर के अपेक्षा इस बार सितंबर में 5.27% का एक्सपोर्ट प्लस देखा गया है। अदरवाइज पिछले 6 महीने में सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। सितंबर 2020 में 27.4 बिलियन डॉलर का कितना 27.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ, जो कि लास्ट ईयर से 5.27% अधिक है। तो कॉशन डीकॉशन लिस्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। आरबीआई ने कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यू किया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफैम के CRI इंडेक्स 2020 में किस कंट्री ने टॉप किया है? तो ऑक्सफैम के CRI कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, इस इंडेक्स में टॉप किया है इस बार नॉर्वे ने। ये देखिए, नॉर्वे ने टॉप किया है, सेकंड है डेनमार्क, थर्ड है जर्मनी। इंडिया की रैंक क्या है? तो इस बार के CRI इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 129। टोटल 158 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया। कितने पैरामीटर्स पर? 3 पैरामीटर्स पर। ये पब्लिक सर्विस पर, टैक्स पर और लेबर लॉज पर, ये 3 पैरामीटर्स पर रैंकिंग की 158 कंट्रीज की, जिसको नॉर्वे ने टॉप किया। लास्ट आया आपका सूडान। इंडिया की रैंक रही है 129। ऑक्सफैम द्वारा प्रत्येक वर्ष डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर ये CRI इंडेक्स रिलीज किया जाता है। अगर ऑक्सफैम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAEHCY द्वारा सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है हरीश कोटेचा को। ये देखिए, ये हैं हरीश कोटेचा। इनको इस बार सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरीश कोटेचा अमेरिका में इंडियन ओरिजिन एक फिलांथ्रोपिस्ट यानी दानी प्रवृत्ति के पर्सन हैं। इनके द्वारा अमेरिका में HC4A स्थापित किया गया था, यानी कि हिंदू चैरिटीज फॉर अमेरिका, ये स्थापित किया गया था। इन्हीं को NAEHCY द्वारा सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। NAEHCY मतलब नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ। ये अमेरिका की एक संस्था है, इसी द्वारा हरीश कोटेचा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलोंगी एयरपोर्ट और नेचिपू टनल ये किस स्टेट में स्थित हैं? तो होलोंगी एयरपोर्ट और नेचिपू टनल स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। क्यों चर्चा में है? क्योंकि होलोंगी एयरपोर्ट अरुणाचल का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, और जो नेचिपू टनल है इसको बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और रिसेंटली नेचिपू टनल का इनॉग्रेशन किया गया है राजनाथ सिंह द्वारा, इसीलिए ये चर्चा में है। तो आप जितना जरूर याद रखिएगा, होलोंगी एयरपोर्ट इसको बनाने में कॉस्ट आ रही है 650 करोड़। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा अब तक का। होलोंगी एयरपोर्ट पर टोटल 8 यानी कितने 8 चेकिंग पॉइंट होंगे। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नेचिपू टनल जरूर याद रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में बनी रही है, इसको मतलब इसका फाउंडेशन स्टोन राजनाथ सिंह जी ने रखा है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। यह क्वेश्चन है, आवा म्यूत्रा को एक दिन के लिए किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? तो आवा म्यूत्रा को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ये देखिए, ये है आवा म्यूत्रा, 16 वर्ष की हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, उसी दिन आवा म्यूत्रा को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। फिनलैंड का बनाया गया था, तो आप मैप में देखिए, ये है फिनलैंड। कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। वर्ल्ड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी सना मारिन, वो फिनलैंड की ही बनी थी, आप याद रखिएगा। अभी भी सना मारिन ही फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी क्या है फिनलैंड की? यूरो। और अब एक दिन के लिए फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? आवा म्यूत्रा। इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, इसी दिन मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो ब्रिटिश एम्बेसी है उसने इंडिया में अपना ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया है चैतन्या वेंकटेश्वरन। एक दिन के लिए उसको भी बनाया था, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनांस मिनिस्टर द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय के लिए कितना एक्स्ट्रा बजट अनाउंस किया गया है? तो रिसेंटली फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कोविड-19 क्राइसिस को देखते हुए 25,000 करोड़, कितना 25,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट अनाउंस किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये देखिए, जो इस बार का बजट अनाउंस हुआ था उसमें 4.3 लाख करोड़ का, कितना 4.13 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट अनाउंस किया गया था। उसके बाद अब 25,000 एक्स्ट्रा
25,000 करोड़ एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट अनाउंस कर दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 12,000 करोड़ का लोन भी अनाउंस किया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा। और ये जो लोन है इंटरेस्ट भी दिया जाएगा स्टेट्स को 50 ईयर्स के लिए दिया जाएगा। तो आप ये गई दोनों फैक्ट याद रखिएगा, 25,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ स्टेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 12,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा 50 वर्षों के लिए। साथ ही साथ आप इतना याद रखिएगा, कोविड-19 के कारण जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उसको फाइट करने के लिए रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी द्वारा 73,000 करोड़ का, कितना 73,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट थे, रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किए हैं। साथ ही साथ कोविड-19 क्राइसिस को देखते हुए जितने भी गैजेटेड या फिर नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज हैं उनके लिए वन टाइम मेजर के तौर पर स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी लॉन्च की गई है, यानी फेस्टिवल के दौरान वो लोग एडवांस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला साहब विखे पाटिल की ऑटोबायोग्राफी ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ऑटोबायोग्राफी मोस्टली उसी पर्सन द्वारा लिखी जाती है जिसकी वो होती है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? देह बेचवा कराड़ी। क्या? देह बेचवा कराड़ी। ये बाला साहब विखे पाटिल की ऑटोबायोग्राफी है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और महाराष्ट्र के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप देखिएगा, बाला साहब विखे पाटिल की ऑटोबायोग्राफी का लॉन्चिंग पीएम मोदी द्वारा किया गया है। ये बाला साहब विखे पाटिल महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहते हैं। अन्ना हजारे याद हो गया आपको वहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, CUPB की 10 नई बिल्डिंग और नए कैंपस का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड बठिंडा, इसकी नई बिल्डिंग 10 नई बिल्डिंग और एक नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया गया है रमेश पोखरियाल द्वारा। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल यानी निशंक जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड बठिंडा की 10 नई बिल्डिंग्स और एक नए कैंपस का इनॉग्रेशन कर दिया है। अब ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था जो इस बार की NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रिलीज किया गया था, उसमें जो CUPB है वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में प्लेस पाने वाली यंगेस्ट यूनिवर्सिटी है, यानी सबसे नई यूनिवर्सिटी है। तो आप याद रखिएगा, CUPB सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड बठिंडा रिसेंटली चर्चा में थी। इसके नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया गया है और ये इनॉग्रेशन एक थीम पर काम करेगा। वो थीम क्या है? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो यंगेस्ट यूनिवर्सिटी थी NIRF टॉप 100 रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा राजस्थान में वाटर सप्लाई एंड सर्विसेज के लिए $300 मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया है? तो रिसेंटली ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा राजस्थान के 14 सब अर्बन एरियाज, कितने 14 सब अर्बन एरियाज में वाटर सप्लाई एंड सर्विसेज के लिए $300 मिलियन का फंड अनाउंस किया गया है। राजस्थान को $300 मिलियन दिए हैं ADB ने, ताकि 14 जो सब अर्बन एरियाज हैं वहां पर अपनी वाटर सप्लाई को और बेहतर कर सके। पहले भी मैंने बताया था आपको कि ये ADB जो है वाटर सप्लाई के लिए राजस्थान में फंड दे रहा है। ये जो राजस्थान में फंड दिया गया है $300 मिलियन का, ये 10 वर्षों के लिए दिया गया है, 10 ईयर्स के लिए दिया गया है। राजस्थान की बात करें तो CM आप सभी को पता है, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। मैं आपको बताता हूँ, देखिए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कुछ समय पहले ही स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट किए गए थे। क्या अपॉइंट किए गए हैं? स्वास्थ्य मित्र अपने सारे गाँवों में। ADB की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु अस्कावा। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है जिसने पब्लिक एजुकेशन को फुल्ली डिजिटल बना दिया है? तो रिसेंटली केरल इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने जितनी भी पब्लिक एजुकेशन है उसको फुल्ली डिजिटल बना दिया है। अभी तक किसी भी स्टेट में जितनी पब्लिक एजुकेशन है उसको डिजिटल नहीं बनाया गया है। मैं बता दूं आपको, केरल गवर्नमेंट द्वारा अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था NSO का, उसमें 93% से ऊपर लिटरेसी अचीव की गई और केरल ने ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया था लिटरेसी लेवल में। तो आप देखिए, केरल गवर्नमेंट ने जितनी भी पब्लिक एजुकेशन थी उसको पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है और ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है केरल। मैप पे देखिए, ये है केरल की हेल्थ मिनिस्टर, उनका नाम याद रखिएगा, के शैलजा। ये केरल की हेल्थ मिनिस्टर है, इनको कई जगह पे अवार्ड मिल चुका है काफी ज्यादा। इसके अलावा केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व और साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो आप सभी को पता होगा, लेकिन आप देखिएगा इंडिया की लॉन्गेस्ट रामसर साइट यानी वेम्बनाड लेक
वो भी केरल में है। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा देश को कितने ब्रिजेस समर्पित किए गए हैं जिनको BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? तो रिसेंटली राजनाथ सिंह ने देश को 44 ब्रिजेस यानी पुल समर्पित किए हैं जिनको BRO ने बनाया है। इसी में से एक है आपकी चेनीपुर टनल जिसको अरुणाचल प्रदेश में भी BRO बना रहा है। रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने 44 ब्रिजेस राष्ट्र यानी देश को समर्पित कर दिए हैं। इन सभी ब्रिजेस को हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, टोटल 7 स्टेट्स एंड यूटीज में। आप इतना जरूर रखिएगा। इनमें से एकमात्र लद्दाख में ही 8 ब्रिजेस बनाए जा चुके हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं लद्दाख कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए इस समय चाइना के क्राइसिस के चलते, क्योंकि BRO ने इन 44 ब्रिजेस को बनाया है। तो BRO की बात कर लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। पहले होम मिनिस्ट्री था, अब ये डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। सॉरी, पहले होम मिनिस्ट्री नहीं था, पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज था, अब ये डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करता है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। इसका मोटो है श्रमेण सर्वम साध्यम और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग के लिए लैब ऑन व्हील्स फैसिलिटी लॉन्च की गई है? तो लैब ऑन व्हील्स फैसिलिटी लॉन्च की गई है हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली लैब ऑन व्हील्स फैसिलिटी लॉन्च कर दी है ताकि हरियाणा के डिफरेंट रीजन में वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग की जा सके। ये एक तरह की लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला होगी जिसको जल जीवन मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। तो आप रखिएगा लैब ऑन व्हील्स, इसको लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा हरियाणा में मैंने आपको बताया था किसान मित्र अपॉइंट किए गए थे। इस समय इंडिया में 3 मित्र बहुत चर्चा में है। एक स्वास्थ्य मित्र जिसको राजस्थान गवर्नमेंट में अपॉइंट किया गया है, एक किसान मित्र जिसको हरियाणा गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, और एक आरोग्य मित्र जिसको आंध्र प्रदेश ने अपॉइंट किया है। तो ये सारे मित्र जरूर याद रखिएगा। मैप में देखते हैं हरियाणा, तो ये है हरियाणा। रिसेंटली वन टाइम लोन सेटलमेंट स्कीम भी लॉन्च की थी। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल द्वारा अपना पहला AI रिसर्च सेंटर इंडिया में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इंटेल इंडिया में अपना पहला AI रिसर्च सेंटर हैदराबाद में स्थापित कर रहा है। तो इंटेल अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर हैदराबाद में स्थापित कर रहा है। देखिए जितने भी AI रिसर्च सेंटर स्थापित हो रहे हैं वो सारे हैदराबाद में ही स्थापित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा 2020 को 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनाउंस किया गया था। तो हैदराबाद एक तरह से आप ये कह सकते हैं AI सिटी डेवलप होने जा रही है इंडिया में। तो रिसेंटली इंटेल ने भी अपना AI रिसर्च सेंटर हैदराबाद में स्थापित करने की घोषणा की है। इंटेल की बात करें तो 1968 में स्थापना हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में जिसको वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कहते हैं। और इंटेल के CEO कौन है? बॉब स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनादिया एंड मातरबारी ये आइसलैंड किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो सोनादिया एंड मातरबारी ये आइलैंड बिलोंग करते हैं बांग्लादेश को। क्यों चर्चा में है? सोनादिया में बांग्लादेश द्वारा कहा गया था कि चाइना यहाँ पे डीप सी पोर्ट बनाएगा, लेकिन सोनादिया पोर्ट को रिसेंटली बांग्लादेश ने चीन से वापस ले लिया है। तो सोनादिया पोर्ट या सोनादिया आइलैंड बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं। दूसरा है मातरबारी। बांग्लादेश ने कहा है कि मातरबारी पोर्ट को डेवलप करने का काम जापान करेगा। तो आप जरूर याद रखिएगा, दोनों आइलैंड है, दोनों जगह पे पोर्ट बन रहा है। सोनादिया पर चाइना पोर्ट बना रहा था, उसको कैंसिल कर दिया है। मातरबारी पर जापान द्वारा पोर्ट बनवा रहा है बांग्लादेश। इसके अलावा बांग्लादेश मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश। चर्चा में क्यों है? रिसेंटली रेप के लिए इन्होंने डेथ पेनल्टी पर एक लॉ इंट्रोड्यूस किया है, यानी अगर रेप करेंगे तो डेथ पेनल्टी हो जाएगी, इसीलिए बांग्लादेश चर्चा में है। कैपिटल तो आप सभी को पता है ढाका। करेंसी क्या है? टका। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? अब्दुल्ला हामिद। लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में इंडियन पोस्ट जो डिपार्टमेंट है उसके साथ पार्टनरशिप करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए इंडियन पोस्ट के साथ पार्टनरशिप करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है गोवा। रिसेंटली गोवा गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ पार्टनरशिप की है। इसमें क्या होगा, जो पोस्ट मास्टर्स होते हैं, सॉरी डाकिये होते हैं, पोस्टमैन जिनको कहते हैं आप, वो गांव जाकर लगभग 10,000 किसानों को, कितने 10,000 फार्मर्स को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में इनरोल करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा अधिक से अधिक किसानों को हो सके। ये 10,000 नहीं 11,000 है, तो लगभग 11,000 फार्मर्स को
स्टार्टिंग में जितने भी पोस्टमैन हैं गोवा के वो जाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में इनरोलमेंट करवाने में हेल्प करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है इंडिया में जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसी स्टेट ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट के साथ पार्टनरशिप की हो। गोवा की बात करें तो ये देखिए मैप में गोवा। रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसका नाम था डिस्टवो यूट्यूब चैनल। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।